विश्वास अब प्रोडक्ट समझते हैं। सबको ये बात समझ में आ गई कि एनपीएस के जरिए आपका रिटायरमेंट सुकून भरा हो सकता है, लेकिन कैसे, करना क्या होगा? खाता खोलना है, कहाँ खोलना होगा, कुछ सिलेक्ट करना है, निवेश के विकल्प सिलेक्ट करने हैं तो कैसे करने होंगे, बारीकी से बताइए कैसे। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। देखिए, बेसिकली खाता खोलना एनपीएस में काफ़ी ही आसान है। इट्स अ ऑनलाइन प्रोसेस। आप ऑनलाइन जाकर विथ फ्यू ऑफ बेसिक नीड्स लाइक आपका प्रान, आधार नंबर, चेकबुक, साइन, पैन नंबर, आप आसान से अपना खाता खोल सकते हैं। खाता खोलने से पहले पेंशन फंड मैनेजर का चुनाव करना होगा या बाद में? नहीं, आप खाता खोल लेंगे आपका, और उसी प्रोसेस में आपको दो चॉइस और करनी पड़ेगी। आपको चॉइस करनी पड़ेगी कि आपको एसेट कहाँ लगानी है अपनी, लाइक यानी जो मुझे निवेश करना है। हाँ, आपका जो पैसा जाएगा वो कहाँ निवेश करना है। तो आपको चॉइस है, बेसिकली देयर आर टू ब्रॉड चॉइसेस। एक है एक्टिव चॉइस, जहाँ पर आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि बिटवीन इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड गवर्नमेंट बॉन्ड आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। देन देयर इज अ ऑटो चॉइस, वहाँ जहाँ पर ऑलरेडी एक फ्रेमवर्क है जिसके तहत आपका इन्वेस्टमेंट अपना इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड और जीसेक में होगा। ये तीन तरह की स्कीम है मुख्य तौर पे जहाँ पे निवेश होता दो है। हैं, ऑटो चॉइस, एक्टिव चॉइस स्कीम्स। हाँ, स्कीम तीन प्रकार की हैं एंड दिस इज प्राइवेट सेक्टर फंड्स। ऑल्टरनेटिव एसेट्स भी होंगे। चौथा है वो बहुत, उसमें सिर्फ 5% तक अलाउड है स्कीम में, ऑल्टरनेटिव एसेट स्कीम। तो इक्विटी स्कीम में आप बेसिकली एक्टिव चॉइस में 75%, 75% तक रख सकते हैं अपना इन्वेस्टमेंट, और जी और सी में कोई लिमिट नहीं है, विच इज़ गवर्नमेंट बॉन्ड एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड। स्कीम ए में आप 5% तक का अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऑटो चॉइस में तीन ऑप्शन है, अगेन LC25, LC50 एंड LC75, जिसमें बेस्ड ऑन योर एज आपका एसेट एलोकेशन चेंज होता रहता है। तो 35 के एज तक आपका फॉर एग्जांपल LC50 में इक्विटी 50% रहेगी, और फिर आपकी एज के साथ वो आपका इन्वेस्टमेंट इक्विटी से कम होता जाएगा और गवर्नमेंट बॉन्ड और कॉर्पोरेट बॉन्ड में बढ़ता जाएगा। तो जब आप अकाउंट खोलते हैं तो आप ये चूज़ करते हैं, और आप चूज़ करते हैं आपका पेंशन फंड मैनेजर कौन होना चाहिए। एंड वंस आपने ये कर दिया और आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपना कर देते हैं, उसके बाद आपका अकाउंट शुरू हो जाता है। एंड देन एवरी ईयर देयर इज अ मिनिमम अमाउंट आपको जो इन्वेस्ट करना है, प्लस देयर इज नो अपर लिमिट टू अमाउंट विच यू कैन, आप जो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक तो खाता खोला आपने, तो पहला टियर 1 खोलना पड़ेगा। पहले टियर 1 खोलना पड़ेगा, राइट। और वो आपने तो जरूरी ही है, उसके बगैर आप कहीं और निवेश कर नहीं पाएंगे। उसके बिना आप टियर 2 नहीं खोल सकते। तो टियर 1 इज द बेसिक, जहां पर आपका पेंशन के लिए जो पैसा आ रहा है, आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग का पैसा आ रहा है। टियर 2 इज अ ऑप्शन, जहां पर आप एज अ सिर्फ आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कभी भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पैसे को आपको ज़रूरत है, आप कभी भी निकाल भी सकते हैं। तो टियर 2 इज दैट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। टियर 1 इज द पेंशन, दैट कोर पेंशन स्कीम। तो अगर मुझे 60 के बाद एन्युटी खरीदनी हो तो वो मैं टियर 1 से खरीद पाऊंगी? जी, वो टियर 1 से आप खरीद अच्छा, पाएंगे। दूसरा जो टैक्स बेनिफिट मिलते हैं वो मुझे टियर 1 से मिलेंगे या टियर 2 से मिलेंगे? वो टियर 1 से मिलेंगे आपको। जी, तो जो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय के लिए 10% ऑफ बेसिक का जो है वो भी टियर 1 में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और जो 50,000 रुपये पर हर ईयर का जो एक और एडिशनल टैक्स बेनिफिट मिलता है, उसका पैसा भी हमें टियर 1 में इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो टियर 1 और टियर 2 दोनों से ही आप जो एनपीएस में स्कीम्स हैं उसमें पैसे लगा सकते हैं? जी, लेकिन टियर 1 इज द कोर पेंशन अकाउंट, वो जरूरी है। एंड टियर 2 इज द तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जहां आप कभी भी पैसा डाल भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। तो जो स्कीम्स की हम बात कर रहे हैं और जो दोनों कॉमन है, दोनों टियर 1 टियर 2 में, वो सेम तरह की स्कीम्स होंगी, उनकी परफॉर्मेंस भी सेम होंगी या उसमें भी कोई फ़र्क है? और क्या कॉस्ट अलग होगा? क्योंकि अगर मैं इक्विटी की कोई स्कीम ले रही हूँ किसी पेंशन फंड मैनेजर से, तो क्या कॉस्ट अलग अलग होगी? नहीं, आपकी कॉस्ट सेम रहती है। इट इज़ अ प्री डिफाइंड कि कितने AUM पे आप क्या चार्ज कर सकते हैं। तो टियर 1 टियर 2 में चार्जेस आर सेम, बट देयर आर सेपरेट स्कीम। सो टियर 1 में जो हमारी इक्विटी स्कीम है, हम उसको ई टियर 1 कहते हैं। सेम टियर 2 के लिए हमारी अलग इक्विटी स्कीम है, उसको हम ई टियर 2 कहते हैं। सिमिलरली CG स्कीम ए ही एक ऐसी स्कीम है जो सिर्फ टियर 1 में आपको अवेलेबल है, टियर 2 में स्कीम ए नहीं अवेलेबल है। चलिए केवल अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब आपकी ज़रूरत मुझे है ये बताने में लोगों को कि अब ये चुनाव कैसे स्ट्रैटेजाइज किया जाए। हमने समझ लिया कितने खाते हैं, कहाँ कैसे करना है। अब किस तरह के निवेशक को, किस तरह की रिस्क एपेटाइट के साथ किस तरह की स्कीम का चुनाव करना चाहिए? पहले तो मैं बता दूं, मतलब इन्होंने जितनी चीज़ें बताई, 80% ऑफ द जॉब विच साउंडेड वेरी कॉम्प्लेक्स, जो बहुत आपको पेचीदा लग रहा था, वो उनका काम है। हाँ। तो वो आपको नहीं करना है, आपको इतना ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको बस उनको चुनना है कि आपके फंड मैनेजर कौन होंगे, और बाकी पता होना चाहिए ना मेरा पैसा कहाँ जा रहा है। देखिए, कई बार क्या है कि नहीं पता होने में इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। आप
जितना ज्यादा आप उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे ना, उतना ज्यादा आप छेड़खानी करेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप भरोसा करके जिसको दे रहे हैं पैसा, उन पे भरोसा करिए और उनको एक लंबी अवधि के लिए दीजिए। क्योंकि मेरा ये मानना है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसके ऊपर डेटा है, या आप पूरी दुनिया का देख सकते हैं, जितने भी फंड मैनेजर हैं इंडिया में, अगर वो सारे ही बड़े काबिल हैं मेरे नज़र में, वो सारे क्वालिफाइड, बहुत ज़्यादा अच्छे, अपना अपना उनका एक्सपीरियंस है, साइक्लिकल हो सकते हैं। फंड मैनेजर्स की एक स्टाइल हो सकती है, इस साइकिल में इनका फंड चलेगा, किसी और साइकिल में किसी और का फंड चलेगा। लेकिन अगर आप लार्जर बेस देखेंगे, एक 15, 20, 30 साल की होराइजन में देखेंगे, मोटा मोटी सब एक ही तरीके से रहेंगे। सो ये ज़्यादा ऑब्सेशन ऑफ एक तो ऑलरेडी एक्टिव फंड मैनेजमेंट हो रहा है, अब आपने एक्टिवली फंड मैनेजर को भी मैनेज कर रहे हो आप, तो ये ओवर एक्टिविटी हो जाती है। ठीक है, मेरे हिसाब से इतनी एक्टिविटी की जरूरत नहीं है, बड़ा ही सिंपल सा तो ये 11 में से किसी को भी चुन लें, आप किसी को भी चुन पर स्कीम लीजिए। की परफॉर्मेंस में थोड़ा सा फर्क है, तो क्या उसको देख लेना चाहिए? 1 साल, एक 3 भी साल, स्कीम 5 साल तक की देखिए रिटर्न? देखिए ऐसा है, एक भी स्कीम है ना, म्यूचुअल फंड की भी अगर मैं ब्रॉडर बेस बात करूं, दुनिया की बात करूं, एक भी स्कीम ऐसी नहीं है जो कंसेक्यूटिवली 2 साल तक नंबर 1 पे रही है। तो पहले तो ये जो ऑब्सेशन है ना, मैं ढूंढ लूंगा कि आई विल फिगर आउट, आई विल क्रैक विच स्टॉक विल बी आउट। पैंडेमिक के बाद तो ऐसा बहुत होते हुए देखा है ना, हर किसी को खुद ही करना है। अब आसान भी हो गया क्योंकि आपको डिजिटली बहुत सारे प्रावधान मिल चुके हैं, सहूलियतें मिल चुकी हैं, तो लोगों को लगता है कि हर कोई अपना बन सकता है प्लानर। ये लगना हाँ, और बाकी जो बरसाती मेंढक आते रहते हैं बीच बीच में, तो Yeah, सोशल yeah. मीडिया पे कब्जा कर रखा है, Right, वो right, अलग right, आपकी right, बंटाधार करते हैं। right, बहरहाल right. तो चर्चा को अगर मैं आगे बढ़ाऊं, तो अब निवेशकों को आपने जानकारी दे दी कि आपके पास पेंशन फंड मैनेजर है, उस पर आपको भरोसा जताना है, लेकिन उसका चुनाव करने के लिए कोई खास क्राइटेरिया है नहीं। कुछ क्राइटेरियाज हैं, तो ऐसे जैसे मतलब जैसे आपने कहा कि एक फंड मैनेजर का हम एक स्कोरिंग करते हैं, तो आप अगर हमारे वेबसाइट पे भी जाएं तो हम स्कोरिंग करते हैं, रैंकिंग करते हैं, और उसमें फंड परफॉर्मेंस को हम सबसे कम वेटेज देते हैं। और जबकि एक रिटेल इन्वेस्टर है ना, वो वहां गड़बड़ा जाते हैं, वो इतने ज्यादा ऑब्सेस हो जाते हैं पिछले 3 साल के परफॉर्मेंस से, जबकि हम सबको एक ही चीज सर्टेनली पता है, जो लास्ट परफॉर्मेंस थी वो रिपीट नहीं होगी। तो फिर भी हम पास्ट परफॉर्मेंस पे ऑब्सेशन हो जाते हैं क्योंकि वो इजी टू अंडरस्टैंड है। जबकि बाकी चीजें हैं कि एक्चुअल मैक्रो साइकिल क्या है, देश की मैक्रो साइकिल क्या है, इकोनॉमिक मैक्रो साइकिल क्या है, उसके अराउंड इनकी फंड मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी क्या है, उसको ध्यान में रख के हम कुछ स्कोरिंग करते हैं। और उसमें से देखिए टॉप 3 में से फिर वही है, योर गेस इज एज गुड एज माइन। ओके, वो वर्ल्ड कप के टीम की चैन जैसा है, टॉप 3-4 टीम में ही सबको पता है कि अच्छा ठीक है, इन्हीं में से कुछ हो जाएगा, है ना। तो आपने बस उनमें से किसी एक पे भरोसा जताना है, पर मेजर चैलेंजेस उसमें रहना है। आप 30 साल किसी भी फंड मैनेजर के साथ रहिए, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं आप पैसा बनाएंगे, और सबसे बड़ी बात है आप 30 साल सुकून की जिंदगी जिएंगे। 30 साल के बाद आप करोड़पति बनेंगे वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 30 साल आप एक सुकून भरी जिंदगी जिएंगे वो इंपॉर्टेंट है। जब फाइनेंशियल प्लानिंग की हम बात करते हैं, वन फाइनेंस में हमारा जो प्लेबुक भी है, तो उसके अंदर फर्स्ट सेंटेंस में हमने लिखा है, वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ वेल्थ क्रिएशन, वी आर इन द बिजनेस ऑफ पीस ऑफ माइंड, है ना। हमारा काम है लोगों को पीस ऑफ माइंड देना। वेल्थ क्रिएशन 80 साल की उम्र में करोड़पति बन के क्या ही कर लेना है, मेन है कि 80 साल तक अच्छी जिंदगी जीना है, पीसफुली जीना है। तो ये एनपीएस बहुत ही जबरदस्त तरीका है उसको जीने का। चलिए, चैन से सोना है तो एनपीएस कीजिए और रिटायरमेंट की प्लानिंग पे ध्यान दीजिए। एक ब्रेक